सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है वर्ण विचार, यानी कि भाषा के दूसरे अंक को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्ण क्या होते हैं। मौखिक भाषा की मूल ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, यानी कि जो भी मौखिक भाषा में बोली जाती है, जिन ध्वनियों को हम बोलते हैं, उनके लिए जो निश्चित चिन्ह होते हैं उन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। और रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वह छोटी से छोटी ध्वनि या मुंह से निकली आवाज जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। जिस रूप में हम वर्ण को लिख देते हैं उसे अक्षर कहा जाता है। जैसे अ, उ, ए, ग, झ, ढ, प, व आदि ये क्या है? ये सारे अक्षर हैं, या फिर इन्हें हम वर्ण भी कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला क्या होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि जिस प्रकार से व्यवस्थित रूप में वर्णों को लिखा जाता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण हैं जिनका प्रयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है, यानी कि इन वर्णों का प्रयोग ही देवनागरी लिपि में किया जाता है भाषा को लिखने के लिए। हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले आता है स्वर, जिसमें आते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब अगला आता है व्यंजन, जिसमें सबसे पहले आते हैं क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंगा। फिर आता है च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया। अब आता है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर आता है त वर्ग, त, थ, द, ध, न। फिर आता है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। फिर उसके बाद आते हैं कुछ अतिरिक्त व्यंजन जिसे ड़ और ढ कहते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ और श्र। इसमें अयोगवाह भी आते हैं जिसमें अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? अंग को, और विसर्ग अह को। उच्चारण और प्रयोग की दृष्टि से हिंदी वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर तथा दूसरा है व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो ये क्या है? ये हमारे हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं, जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। अब अगला है विशेष। देवनागरी वर्णमाला में अंग और अह को स्वरों के साथ लिखा जाता है और ये अयोगवाह है, यानी कि जो हमने ऊपर देखा था ये अयोगवाह, इन्हें स्वरों के साथ ही लिखा जाता है। पर वास्तव में अंग, अनुस्वार और अह विसर्ग कहलाता है। स्वर उच्चारण के बाद ही इनका उच्चारण संभव होता है, जैसे संस्कार, इंगित, अतः, प्रातः आदि। विसर्ग का प्रयोग हिंदी में प्रचलित संस्कृत शब्दों में ही होता है, यानी कि विसर्ग का प्रयोग हम ज्यादातर संस्कृत शब्दों में ही करते हैं। स्वरों के भेद। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्वरों के भेद। मुख्य रूप से स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन सी? अ, ई, उ, री। तो इन स्वरों के उच्चारण में हमें कम समय लगा, तो इसलिए क्या है हमारे ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। इनकी संख्या 7 है। कौन कौन सी? आ, ई, उ, ए, ओ और औ। अब अगला है हमारा प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं।
मात्रा की दृष्टि से ये त्रिमात्रिक होते हैं, अर्थात 3 मात्रा वाले, जैसे ओम। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे ज्यादा अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। आजकल इनका प्रयोग बहुत कम होता है। अगला है हमारा अनुनासिक। जब स्वर मुख और नाक से बोला जाता है तब वह अनुनासिक स्वर कहलाता है, जैसे आंख, मुंह, दांत, आंगन। तो यानी कि जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख और नाक दोनों से हम बोलते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम अनुनासिक स्वर कहेंगे। अब अगला है हमारा अनुस्वर। अनुस्वार, जिस स्वर के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे संत, गंगा, कंस आदि अन्य शब्द। अब अगला है हमारा विसर्ग। वर्णों के आगे जो 2 बिंदु लगाए जाते हैं उन्हें विसर्ग नाम से जाना जाता है। इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे प्राय, प्रातः, मन आदि अन्य शब्द। अब अगला है हमारा स्वरों की मात्राएं। तो हमें यहाँ पे स्वर दिए गए हैं और उनके मात्रा चिन्ह दिए गए हैं, और जब उन्हें मात्रा सहित व्यंजन के साथ लगाया जाता है तो उनसे जो शब्द बनते हैं वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सा स्वर दिया गया है? अ, और अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। लेकिन अ को हर व्यंजन के साथ लगाया जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? क, केवल क। तो क से बनने वाले शब्द हैं कम। ऐसे ही अगला है आ। यह है आ की मात्रा, और आ की मात्रा को क से जोड़ा जाए तो क्या होता है? का, और का से बनने वाला शब्द है कान। ऐसे ही अगला है ई, यानी कि छोटी ई की मात्रा। तो छोटी ई की मात्रा को अगर क के साथ जोड़ा जाए तो क्या होता है? की, और की से बनने वाला शब्द है किन। ऐसे ही अगला है ई, और क पे ई की मात्रा लगाई जाए तो की, और इससे बनने वाला शब्द है कील। ऐसे ही ऊ की मात्रा, क पे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो कु, और कु से बनने वाला शब्द है कुछ। ऐसे ही बड़ा ऊ, क पे बड़े ऊ की मात्रा और उससे बनने वाला शब्द है कूड़ा। री, क पे री की मात्रा और उससे बनने वाला शब्द है कृपा। ऐसे ही ए की मात्रा, क पे ए की मात्रा और उससे बनने वाला शब्द है केला। ऐसे ही ए की मात्रा और क पे ए की मात्रा लगाए तो कै, और कै से बनने वाला शब्द है कैसा। ऐसे ही ओ की मात्रा और क पे ओ की मात्रा लगाए तो कोट। ऐसे ही ओ की मात्रा, क पे ओ की मात्रा लगाए तो कौन। अब अगला है हमारा व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। उनके उच्चारण में मुंह की हवा कंठ, जीभ, दांत, होठ आदि से रुकावट के साथ बाहर आती है। यानी कि व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिनके उच्चारण में हम स्वरों की सहायता लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं व्यंजनों के भेद। तो व्यंजनों के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है। इनकी संख्या 25 है। जैसे हमने पढ़ा था क वर्ग क, ख, ग, घ, अंगा। वैसे ही च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो यानी कि क से लेकर म तक जितने भी व्यंजन है वो हमारे स्पर्श व्यंजन है। अब अगला है हमारा अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, और इनकी संख्या 4 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। अब अगला है ऊष्म व्यंजन। इनके उच्चारण में वायु के रगड़ खाने से एक प्रकार की ऊष्मा यानी कि गर्मी सी पैदा होती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? श, श, स, ह। अब विशेष, जब किसी व्यंजन में अ की ध्वनि नहीं मिली होती तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा खींच दी जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। यानी कि जब हम व्यंजन को बिना अ लगाए
बिना अ की ध्वनि के बोलते हैं या लिखते हैं, तो उनको लिखते समय जब तो हमें एक तिरछी रेखा खींचनी होती है और उसे हम क्या कहते हैं, उस तिरछी रेखा को हम हलंत कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिखाया गया है क के नीचे एक तिरछी रेखा है, तो ये क होगा, यानी कि ये क्या है, ये हलंत है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये अभी बिना स्वर के लिखा गया है। अब अगला है संयुक्त व्यंजन। जब किसी शब्द के दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में कोई स्वर ध्वनि ना हो, तब ये आपस में जुड़कर उच्चारित होते हैं और लिखते समय इन्हें मिलाकर लिखा जाता है, जैसे रक्त, सत्य। इस प्रकार स्वर रहित व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब हिंदी में कुछ ऐसे भी संयुक्त व्यंजन हैं जो लिखाई में बिल्कुल नया रूप धारण कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है क जमा श, क्ष, और इससे बनने वाले शब्द हैं कक्ष, अक्षर। ऐसे अगला है त जमा र, त्र, और इससे बनने वाले शब्द हैं नेत्र, त्रिकाल। ऐसे अगला है ज जमा य, ज्ञ, इससे बनने वाले शब्द हैं यज्ञ, ज्ञान। ऐसे ही अगला है श जमा र, श्र, और इससे बनने वाले शब्द हैं श्रम, श्रवण। अब हम अगला देखते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उनके उच्चारण का कौन सा स्थान होता है, यहाँ पे हम देखेंगे। प्रकृति ने हमें वाक यंत्र प्रदान किया है। इसके विभिन्न अंगों से हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा मुख से जिस अंग का स्पर्श करती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे क, ख, ग, घ आदि वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, अतः इनका उच्चारण स्थान कंठ है और ये वर्ण कंठय वर्ण कहलाते हैं। नीचे हिंदी वर्णों के उच्चारण स्थान की तालिका दी जा रही है, जिन्हें पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। अब यहाँ पे हमें उच्चारण तालिका दी गई है। यहाँ हमें दिया गया है उच्चारण स्थान, यहाँ पे स्वर, वर्ण यानी कि स्वर और व्यंजन और वर्णों का नाम। तो कंठ से बोले जाने वाले स्वर और व्यंजन कौन से हैं? अ, आ, क, ख, ग, घ, ड़ और ह। इसे क्या बोलते हैं? कंठय। ऐसे ही तालु से बोले गए ई, च, छ, ज, झ, ञ, य और श। इसके वर्ण का नाम क्या है? तालव्य। ऐसे ही अगला है मुद्रा, जिसे री, ट, ठ, ड़, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, र और श। इसे क्या कहेंगे? मूर्धन्य। अब अगला है दंत। इससे कोई स्वर नहीं बोला जाता, लेकिन व्यंजन बोले जाते हैं। त, थ, द, ध, न, ल और स। इसे क्या कहेंगे? दंत्य। ऐसे अगला है ओष्ठ। स्वर कौन से हैं? उ और ऊ। ऐसे प, फ, ब, भ, म। इसे क्या कहेंगे? ओष्ठ्यम। ऐसे अगला है नासिक। इससे कोई स्वर नहीं बोला जाता। ड़, य, न, अड़ा और म। इसे क्या कहेंगे? नासिक्य। और अनुस्वार भी इसी से बोला जाता है। अब अगला है कंठ तालु, ए, इससे कोई व्यंजन नहीं बोला जाता। इसे क्या कहेंगे? कंठ तालव्य। ऐसे ही कंठ ओष्ठ, ओ और औ, इससे कोई व्यंजन नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? कंठोष्ठ्य। अगला है दंत ओष्ठ। इससे कोई स्वर नहीं बोला जाता, केवल बोला जाता है व्यंजन यानी कि व, और इसे क्या कहेंगे? दंतोष्ठ्य। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।